हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एक एजू। हाल चाल है आप सभी के साथियों। जैसा कि आप सभी को बताया, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जो कि आरपीएससी द्वारा 2021 में आयोजित करवाई गई थी, और वो जो है वो 8 मई को कैंसिल कर दी है। आरपीएससी ने इसके बारे में ऑर्डर भी निकाला था, और ऑर्डर निकालने के साथ में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो भी कैंडिडेट उस समय में, जब पहले ये भर्ती हुई थी 3 शिफ्ट के अंदर 13, 14 और 15 सितंबर को, तो उस समय जो कैंडिडेट दोनों पेपर में प्रेजेंट थे, जीके वाला पेपर और हिंदी वाला पेपर, दोनों पेपर में जो प्रेजेंट थे, उन्हीं को अब वापस से एग्जाम में री एग्जाम हो रही है सितंबर महीने के अंदर। वर्तमान प्रोसेस जो चल रही है उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद में आप में से कई साथी ऐसे हैं जो कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट का पहला डिसीजन 20 मई को आया था। ये सारा कुछ प्रक्रम जो है ये पैरेलली चल रहा है, समानांतर रूप से। अब अभ्यर्थी हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं, एक तो दोनों ही तरफ से तो शामिल नहीं किया जा रहा है वो हो रहे हैं, जिनको बाहर निकाल दिया, जो ईमानदार कैंडिडेट थे 4-5 साल, उनकी खराब हो गई, और जो उस समय रह गए उनकी भी हालत खराब है बेचारे, इतनी लंबी बेरोजगारी की मार है। तो सब लोग पीड़ित हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं जो कर रहा है वो तो पीड़ित। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी परेशानी होती है, मेंटली हरेसमेंट होता है। लगभग 50 से 60 मैसेज ऐसे होते हैं व्हाट्सएप पे जो कि पीएसआई भर्ती, विशेषकर 2021 की जो भर्ती है उसी से जुड़े हुए हैं। तो डेली के 50-60 मैसेज, 50-60 लोगों को जो है वो रिप्लाई देना होता है। मैसेज तो खैर ज़्यादा हो जाते हैं, एक कैंडिडेट से ही लगभग 5-5, 10-10 मिनट निकल जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि लगभग पूरा दिन वो 2021 वालों से तब के साथ ही गुजर रहा है। ऐसी कंडीशन में मैंने आज टेलीग्राम में, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैंने मैसेज डाला था कि भाई 2021 वाले जो स्टूडेंट है ना, कि जो कॉमन कॉमन क्यूरीज हैं आप मेरे को लिख के भेज दो मैसेज। हम जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो भी आपके डाउट हैं वो डिस्कस कर लेंगे। एक तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक मेरे को क्या है, बार बार रिप्लाई नहीं करना से आपको भी बेनिफिट है। मैं वो जो समय है वो किसी और कंटेंट को बनाने में लगा दूंगा। करंट अफेयर की आपको जो बेहतरीन चीज़ें मिल ही रही। सब इंस्पेक्टर भर्ती के तो आपको पता है कि वेटेज ही खूब अच्छा खासा है, करंट अफेयर का, इकोनॉमी, ये सारा कुछ जो है वो हम उधर समय दे देंगे। इसलिए मैंने आपको जो है वो ये कहा था कि 2021 में आपके जो टोटली डाउट है ना वो मेरे को बता दो, ताकि हम 5-10 मिनट में एक क्लास या एक सेशन के माध्यम से ठीक है, हम जो है वो मोटा मोटी आज सभी डाउट की बात कर लेंगे जो 2021 के आपके दिमाग में आ रहे हैं या किसी के साथ में बीत रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो आरपीएससी की ऑर्डर की। आरपीएससी ने 8 तारीख को, 8 मई 2026 को ये ऑर्डर निकाला था। ये आप भी देख सकते हो खुद से जाके, आरपीएससी में जाना, साइट पे जाओगे, व्यू ऑल यहाँ पर दिख रहा है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये 8 तारीख का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अब ये ऊपर ये दे रखा है आपको भाई, वो इस कॉमन जानकारी है जो आप सभी को पता है कि एग्जाम पहले कंडक्ट कराई गई थी, और अब जो है 3,83,097 लोगों को शामिल किया जाएगा। इतना जो है वो आपके सामने है। यहाँ अगर थोड़ा सा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको खुद को ही जो है वो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? इसमें ये कह रखा है, देखो, एक तो आपका सबसे ज़्यादा डाउट है शैक्षणिक योग्यता को लेकर। भैया उस समय मेरी ग्रेजुएशन जो है वो सेकेंड ईयर में था, उस समय मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई। तो आपको एक बात बताऊं, आरपीसी ने खुद ने कह रखा है कि भैया अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण जो है वो उस समय के अनुसार होगा। मतलब जो आपका दिनांक 3/2/2021 को जो मेन जो आपका रिक्वायरमेंट वो नोटिफिकेशन निकला था, उसमें जो कुछ कंडीशन है ना वो सारी की सारी अप्लाई होंगी। जैसे इन्होंने कोष्टक में लिखा है कि यदि उस समय कोई एज क्राइटेरिया में था, अब मान लो अब अपने जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनकी एज क्राइटेरिया जो है वो 25 वर्ष का होता है। ठीक है, बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता रहता है। अब अगर जो कैंडिडेट वहां पर 25 साल के अंदर अंदर था, अब क्योंकि 21 के बाद में काफ़ी कुछ समय निकल गया है, वो कैंडिडेट अब 30 के आसपास हो गया है, तो उसे ओवर एज नहीं माना जाएगा, जो उसकी उस समय स्थिति थी वही मानी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण जो है वो मान के, अब कुछ केस मेरे पास में ऐसे हैं, लेट से कि एक लेडीज है, कोई भी मान लो, इस प्रकार के भी मैसेज आए हैं कि कोई महिला है, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, मैरिड नहीं थे, अब वो मैरिड हो गए, तो क्या वो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस समय की स्थिति थी वही होनी है। अब एक उल्टी कंडीशन ये भी है कि भैया उस समय जो है वो मेरी शादी हो रखी थी, और अब जैसे वो किसी ने डाइवोर्स ले लिया है या फिर कोई विडो हो गई है, समझ रहे हो? तो ये जो कैटेगरी है, जो आरक्षण से संबंधित कैटेगरी वाला जो सिस्टम है, ये चेंज नहीं कर सकता। कोई नॉन टीएसपी में था वो टीएसपी में चला गया है, टीएसपी से नॉन टीएसपी चेंज करना है, नहीं होगा। कैटेगरी किसी भी हालत में चेंज नहीं होती। ठीक है, क्लियरिटी है? लास्ट तक नहीं होगी कैटेगरी, तो कैटेगरी वाला भी डाउट आपका खत्म हो गया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो मान लो कोई उस समय सेकेंड ईयर में था,
या जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, बेसिक नीड होती है यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली, तो अगर किसी की ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है उस समय, तो उसके बारे में हम यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया 3 फरवरी 2021 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी सारी की सारी गाइडलाइन यहाँ पर लागू होने वाली। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी आप क्या कुछ ऐड कर सकते हो, ये क्या क्या कुछ एडिट कर सकते हो। अभी आपके पास में अगर आपके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, मान लो किसी का मोबाइल नंबर उस का था, अब वो चेंज करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ईमेल एड्रेस आप कर सकते हो। आपका जो पत्राचार का पता है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहां पर आपको लेटर वगैरह चाहिए ना, वो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। इसके अलावा लाइव फोटो चेंज कर सकते हो, लाइव फोटो के साथ साथ में थंब इम्प्रेशन कर सकते हो, और सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये 3 चीजें जो है आपको इसमें भी जो है वो डाउट है। जैसे लाइव फोटो का है, कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं लाइव फोटो अपलोड करनी है पर मेरी नहीं हो रही। ये लाइव फोटो ध्यान रखना तभी होगी जब आपकी ओटीआर वगैरह कंप्लीट। अगर आपने पहले ही अपलोड कर रखी है तो क्या दिक्कत है, वो अपने आप डाटा फेच कर लेगा। दूसरी कंडीशन, थंब इम्प्रेशन का कोई डाउट है नहीं। सिग्नेचर का ऐसा है कि एक एक मैसेज है ऐसा कि सिग्नेचर पहले अलग थे और 2021 के बाद में उसने चेंज कर ली है। तो ध्यान रखना, अब जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे ना, वो सिग्नेचर आपके सेम होने चाहिए पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान। ज्वाइनिंग तक आपके जो है वो सिग्नेचर सेम रहने चाहिए। हाँ, उसके बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसकी फिर वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपकी क्लियरिटी आ गई। बाकी ये ओटीआर वाली प्रोसेस बता रखी है। तो अब ज़्यादातर चीज़ें तो जो मैसेज आ रहे थे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्ट के ऑर्डर की, ये और बात कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे डायरेक्ट, जो भी क्वेश्चन आपके थे ना, कॉमन कॉमन क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखो ऊपर पूरा वो दे रखा है कि भैया किस तरीके से भर्ती कैंसिल हुई थी, किन लोगों को शामिल किया था, किन को नहीं किया था। पिटिशनर जो है जिनको शामिल नहीं किया वो लोग गए भी हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सी बार लोग ये बोलते हैं कि यार फॉर्म भर दिया ना तो एग्जाम तो दे ही आनी चाहिए, है ना। उस समय जिन लोगों ने पेपर दिया है वो आराम से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो बेचारे फंसे पड़े हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या कह रखा है, सबसे पहले हम ऑर्डर का निचोड़ जो है वो आपके 10 नंबर पेरा के अंदर है। आप जैसे ही ऑर्डर पे जाओगे, इस ऑर्डर के अंदर जो 10 नंबर का पॉइंट है उसमें आप देख लो पूरा निचोड़ दिया गया है जो कोर्ट चाहता है वो। इसमें क्या कहा गया है कि भैया देखो, एक तो 30 तारीख इसकी लास्ट है, आप सभी को पता है 30 तारीख लास्ट है, सबको पता है। ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई कर भी दिया होगा, नहीं किया उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, रीसबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट्स आल्सो। सच कैंडिडेट कौन से, ऐसे कैंडिडेट जो उस समय फॉर्म तो अप्लाई कर चुके थे परंतु उन्होंने एग्जाम नहीं दी थी। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है। हु आल्दो फील्ड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उन्होंने अपने ऑनलाइन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस प्लाटून कमांडर, मतलब ये सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म भरा है। येट कुड नॉट अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन, उन्होंने फॉर्म तो भरा था परंतु उन्होंने एग्जाम किसी कारण से नहीं दिया है। इट इज मेड क्लियर दैट सच प्रोविजनल परमिशन शैल नॉट create any equity nor would confer any right to eligibility in favor of a petitioner and shall remain subject to decision of the रिट पिटिशन। कुल मिला के ये है कि इंटरिम ऑर्डर ये दिया गया है, अंतरिम आदेश ये दिया गया है कि इन लोगों को भी अब क्या किया जाए, ऑनलाइन फॉर्म इनके ओपन किया। अब वो फॉर्म ओपन किस प्रकार से होंगे ये भी एक डाउट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिट पिटिशन तो लगा दी है तो उनको पता नहीं है अब करें क्या। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली दो दो ऑर्डर थे जो हमारे ऑथोराइज्ड ऑर्डर हैं, जो हमारी संस्थाओं के ऑर्डर हैं, जैसे एक तो आरपीएससी का है और एक माननीय हाईकोर्ट का है। तो इनके जो ऑर्डर है वो तो आपकी समझ में आ ही गए। ठीक है, अब आपके जो डाउट थे वो हम कॉमन कॉमन ले लेते हैं। आ गई बात समझ में। सबसे पहली बात, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो चैनल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर आपके यहाँ पर है ही, और इसके साथ साथ में जो यूट्यूब चैनल आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये तीनों के तीनों आपको फॉलो कर लेने हैं, ज्वाइन कर लेने हैं, सब्सक्राइब कर लेने हैं। ठीक है, इससे आपको निश्चित रूप से यहाँ से सूचना भी जो है वो ऑथोराइज तरीके से, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको दी जाएगी, इधर उधर की मतलब दड़ंग कौन मारे जाएगा। ठीक है, अब हम पहला हम आपका जो डाउट है वो ले लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भैया मेरे जो है वो फाइनल मैसेज नहीं है, मतलब जो फाइनल सबमिशन का जो मैसेज है वो नहीं है, फॉर्म तो एडिट हो गया। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि भैया थोड़ा सा सर्वर वीक तो अभी आरपीसी का चल रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है, और सबमिट होने के बाद में जो अगर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म देखते हो उसमें जितनी भी डिटेल आपने अपडेट करी है वो सारी की सारी अपडेट हो जाती है। अगर आपने नंबर चेंज किया है तो वो चेंज किया हुआ दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है वो एडिट हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको एक पहचान और भी बता देता हूँ,
तो आप एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना, एप्लीकेशन नंबर जैसे ये लिखा हुआ है 2021, फिर इस प्रकार से सीरीज है। इसके आगे आप देखना कि आपको 2 लिखा हुआ आएगा। अगर ये 2 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाला लास्ट ही लास्ट में, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म जो है वो एडिट हो चुका है। और क्या क्रॉस कंफर्मेशन कर सकते हैं आप कि यहाँ पर एडिट डेट आ जाएगी, एक फॉर्म फील्ड डेट आएगी, प्रिंट डेट आएगी, इसके साथ साथ में एडिट डेट और आएगी। ठीक है, जिस भी दिनांक को आप एडिट करोगे वो डेट साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका कंफर्म हो गया। ये जो डाउट था जिस किसी भी साथी का था वो मतलब जो है उसको सोल्व हो गया। मतलब अगर आपका जो डिटेल आपने एडिट की है वो सारी की सारी दिख रही हैं। अगर ये 2 वाला आपके फॉर्म में आ रहा है और इसके साथ साथ में अगर ये एडिट डेट आपके साथ में आ रही है, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। हाँ, मैसेज कुछ साथियों के नहीं आ रहे हैं, बहुत से साथियों के नहीं आ रहे, कुछ के नहीं है, बहुत से साथियों के मैसेज जो है वो नहीं आ रहे। ये मैसेज तो जो है, ये मैसेज वाला इश्यू तो लगातार आप ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से 18-19 तारीख से ही चल। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होंगी या नहीं होंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं तो वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके आए हैं। देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 2016 से लगातार जो है वो मैं इस कंपटीशन लाइन का जो इकोसिस्टम है इसके अंदर था। पहले तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद में लगातार जो है वो इस पर्दे के इस साइड में आ गया, मतलब एज ए टीचर मान लो, मेंटोर मान लो, भूमिका में रहा हूँ। मैंने लगातार जो है वो 2016 की भर्ती देखी है, इसकी भर्ती देखी है, और 25 की भर्ती अभी है टेलीकॉम की हुई। ना ना करते हुए मेरे 50-60 सब इंस्पेक्टर जानकार हैं जो अभी ऑन सर्विस हैं। कुल मिला के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज तक कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं हुई। इवन मैं ऐसे कैंडिडेट को भी जानता हूँ जो हाई कोर्ट तक गए हैं कि सर हमें जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा साफ मना कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज मतलब एक बार आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हो तो उसके बाद में उसके चेंज होने की संभावनाएं ना के बराबर है। अब मैं ये नहीं करा कि इस बार भी नहीं होगा, हो सकता है आरपीएससी या फिर पुलिस मुख्यालय कर दे, पर 3 भर्तियां मैंने ऐसी देखी हैं। 2021 की जो भर्ती हुई थी, भाई ज्वाइनिंग तो इनकी हुई है, और 2025 की भर्ती है टेलीकॉम की, और 2016 वाली भर्ती। ठीक है, तो ये भर्तियां ऐसी हैं। 2016 वाली का कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा केस चला है इस पोस्ट प्रिफरेंस को लेकर, और फाइनली फिर यही हुआ कि जो प्रिफरेंस भरी थी वो कि वो शामिल कर उसी प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको ज्वाइनिंग दी। नेक्स्ट आपका है एक, हाँ एक ये चीज मैंने देखी है, कई चैनल के ऊपर देखी है कि भैया कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि ये मतलब भ्रम फैला रहे हैं कि भैया अगर आप लग गए ना 2021 में तो आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं बता दूं, प्रमोशन या फिर जो सर्विस बेनिफिट मिलते हैं वो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग के आधार पर मिलते हैं। जिस तारीख को आप ज्वाइन करोगे उसी के अनुसार होगा। अब क्योंकि ये पूरी 2021 की भर्ती प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, वो सारी की सारी निरस्त हो गई है, तो फिर जॉब का जो बेनिफिट है वो कैसे मिल जाएगा। अब मान के चलो अगर कोई सब इंस्पेक्टर से अगर सीआई बनता है तो लगभग जो है वो 8 से 9 साल लगते हैं, है ना। 8 से 9 साल लगते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भैया इनको बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि ये 21 नाम लिखा हुआ है इसलिए। जिनकी पहले ज्वाइनिंग होगी, चाहे वो 2021 वाले हो और चाहे 2025 वाली भर्ती के हों, जिनकी पहले ज्वाइनिंग होगी उन्हीं को सीनियर काउंट किया जाएगा। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, कई मेरे साथी ऐसे होंगे जो 2021 वाली भर्ती में लगे थे, अब उनको हटा दिया गया है, अब वापस से तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उनको ये डाउट हो सकता है कि क्या हमने 4 साल या 3 साल जो भी जॉब करी है उसका हमें बेनिफिट मिलेगा क्या, क्या सीनियोरिटी में बेनिफिट मिलेगा क्या, क्या प्रोबेशन में मिलेगा क्या, क्या ट्रेनिंग में मिलेगा क्या। तो देखो एक बात बताऊँ, सीनियरिटी जो है वो ज्वाइनिंग डेट से होती है। आप एक बार लॉजिकली सोच के देखो, हो सकता है किसी टीचर ने आपको कहा हो, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कहा हो कि आपको तो बेनिफिट मिल। आप एक बार लॉजिकली सोच के देखो कि जो 850 के आसपास में जो पोस्ट हैं आपकी, उनमें से मान लो 100 बच्चे भी ऐसे हैं जो पुराने वाले हैं, तो क्या उनको प्रीफरेंस दे देंगे? क्यों दे देंगे भैया? क्योंकि पूरा बैच जो है वो अभी ज्वाइनिंग वापस से, फिर ये अगर ऐसी होती है, वैसे नहीं होगी, संभावना नहीं है ऐसी, पर फिर भी अगर होता है तो फिर हाईकोर्ट में उलझेगा मामला। फिर वो उन बच्चों के साथ में जो है वो अत्याचार हो जाएगा जो फ्रेश तरीके से नए सेलेक्ट होके आएंगे, जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार जो हो गए के साथ में अत्याचार हो जाएगा। वो फिर कोर्ट में जाएंगे, पेचीदा हो जाएगा मामला। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, नियम यही कहता है कि जिसकी जिस तारीख को ज्वाइनिंग हुई है, बैच की जो ज्वाइनिंग होती है उसी के अनुसार आपको सीनियरिटी दी जाती है, सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितनी मेरी सीमित समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जितना मेरे को भाई थोड़ा बहुत अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ये इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है आज। अगर आप पहले लगे भी थे तो एज ए फ्रेशर ही काउंट किए जाओगे यहाँ पर। नेक्स्ट, फर्स्ट चॉइस भरी थी, चॉइस वाला प्रेफरेंस वाला कोई इशू नहीं है, आप ये मान के चलिए कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन का मैंने आपको बताया था, तो ग्रेजुएशन की अभी मैंने क्या बताया कि जो फरवरी महीने में, फरवरी 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसी की कंडीशन सारी लागू होंगी। अब उसकी कंडीशन क्या कहती हैं आप खुद से देख लेना, वो नोटिफिकेशन देखा, डाउनलोड करो, उसके बाद में देख लेना, ये स्क्रीनशॉट है। इसमें ये कहा गया है कि शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं कि उक्त पद में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में अगर सम्मिलित कोई हुआ है तो भी हम काउंट करेंगे। साथ ही साथ क्या कहा है कि अंतिम वर्ष वाला जो व्यक्ति है, मतलब अगर फाइनल ईयर में है, कोई 3 साल का अगर कोई कोर्स कर रहा है, मान लो बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, तो जो 3 साल की जो लास्ट जो ईयर है, फाइनल ईयर है, प्रीवियस ईयर जो है, उसमें अगर कोई है तो उसको शामिल कर लेंगे। अगर कोई बीटेक कर रहा है तो उसकी फिर जो फाइनल ईयर है, मतलब चौथी साल है, को जो है अगर वो वहां पर है तो उसको फिर काउंट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी का आशय ये है कि मतलब आपको जो पहला आपका इंटरव्यू होगा ना, उस इंटरव्यू वाले दिन आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशन की। ठीक है, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, मतलब साक्षात्कार का पहला दिन, पहला इंटरव्यू जिस दिन कंडक्ट किया जाएगा उस दिन आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में। चाहे आप प्रोविजनल डिग्री ले लो, फाइनल डिग्री ले लो, पर आपके पास में जब एक जो है वो रिजल्ट आपका फाइनल होना चाहिए। अब आप में से कई बच्चे ऐसे डाउट में होंगे कि सर इंटरव्यू पिछला काउंट होगा, इस बार वाला काउंट होगा। आप एक बार लॉजिकली समझ के देखो, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, आप एक थाने के अधिकारी बनोगे, आप जिस थाने के नीचे, मतलब जिस थाने पर आप काम करोगे उसके नीचे जो है वो 3 4 5 सरपंच होते हैं। इतनी बड़े पोस्ट के लिए आप जो है वो सरकार आपको जिम्मेदार मान रही है। तो आप एक बार सोच के देखो लॉजिकली कि अगर भर्ती प्रक्रिया पुरानी निरस्त हो चुकी है और उसके बाद में नई भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी रनिंग में चल रही है, इंटरव्यू कौन सा काउंट होगा? पुराने वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया ना, पुराने वाले तो जो लोग थे उनको तो घर ही भेज दिया ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब जो इंटरव्यू लिया जाएगा रिटर्न के बाद में, वहां तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है? ये चीज़ जो है वो, एक तो मैंने आपको ऑर्डर बताया कि उस समय जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी लागू होंगी। कंडीशन का मतलब शर्तें जो लागू होंगी। शर्तें जो हैं, आप नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड करो आरपीएससी का, किसी से पूछने की, किसी पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये आरपीएससी का ही नोटिफिकेशन है, उसी का स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब जो इंटरव्यू होगा वहां तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी ग्रेजुएशन अब तो हो चुकी हो। 21 से लेकर अब तक बहुत लंबा समय हो। नेक्स्ट, मुझे लाइव फोटो नहीं मांगी गई तो ऑप्शन क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई लाइव फोटो का मतलब ये हो गया है कि आपकी पहले से अगर ओटीआर वगैरह है तो नहीं मांगता है। नेक्स्ट है, याचिका करते हैं तो बैठने दिया जाएगा क्या जिसने एग्जाम नहीं दिया है? तो एक बात बताऊं, 20 तारीख का ऑर्डर आया था, मैंने अभी आपको बताया ना, कोर्ट ने बाकायदा आदेश दे दिए हैं, पर इसमें वही लोग शामिल थे भी इसमें जिनका पिटीशन में नाम था। अगर आप अब करते हो, देखो पिटीशन की दो कंडीशन है, पिटीशन वाला मैटर हम पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पीआईएल लगाई है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक तो आपके जो है वो नए सिरे से लगाओगे, मतलब अभी तक आपने नहीं लगाई है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने जो है वो लगा तो दी, प्लस आपके पास में क्या आ गए, ऑर्डर भी आ गए। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है, दोनों कंडीशन में बताता हूँ। देखो, अगर आपने पिटीशन नहीं लगाई है तो आपको लगानी चाहिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, लगानी चाहिए। आप जिस किसी वकील को जानते हो, जिसको बेहतर जानते हो, उससे लगवा लो, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो है वो केवल पिटिशनर को ही शामिल किया जा रहा है। अगर आप में से कोई साथी है जो फ्री में बैठा है कि भाई कोर्ट डिसीजन आरपीएससी एक्शन ले लेगी, अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको पिटीशन लगानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कब तक लगानी चाहिए? देखो, आज हो गई तारीख 26, 26 तारीख हो गई आज। 26 तारीख के बाद में 2 3 दिन तो कोर्ट की छुट्टी रहने वाली है। ये जो प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं हो कि आप पिटीशन लगाओ और लगाते ही ऑर्डर मिल जाएगा, 1 2 दिन का समय लगता है। मैं ये कहता हूँ कि भैया जैसे तैसे करके आप 30 मई तक, क्योंकि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 30 मई है, 30 मई तक आपको जैसे तैसे करके आरपीएससी के पास में अपने ऑर्डर जो है वो सबमिट कराने। ऐसा ऑर्डर, ऐसी ऑर्डर जिसमें आपका नाम हो, जिसमें आपका क्या हो, जिस पिटीशन में आपका नाम हो, वो ऑर्डर आपको आरपीएससी के पास में सबमिट कराने हैं। अब ये ऑर्डर ऐसे नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए और फिर आप उनको लेके चले जाओगे, इसके एक पूरी प्रोसेस होती है। ये चीज़ इनके लिए भी लागू है। अगर आपने पिटीशन दायर कर दी, आपका नाम जो है वो पिटीशन में आ गया है और फिर आप ऑर्डर के अंदर लगाना चाहते हो,
आपके पास में ऑर्डर भी आ गया है, ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप वाला मान्य नहीं होगा, ग्रुप वाला मान्य नहीं होगा। बाकायदा एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो मुंशी या जिस भी वकील से आपने पिटीशन दायर करवाई है उनके द्वारा आपको ऑर्डर कोर्ट से रिलीज करके और फिर प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस भी लगती है। पिटीशन वाली अलग है, जो आपने रिट याचिका लगाई है ये अलग है। इसके अलावा आपको ऑर्डर अगर प्राप्त करने हैं उसमें बाकायदा मोहर लगती है हाई कोर्ट की, और फिर उस पर साइन वगैरह होते हैं। वो ऑर्डर आपको ले जाकर आरपीएससी में सबमिट कराने हैं। कब तक करवाने हैं? 30 तक। इस दौरान आपका सैटरडे भी आएगा, तो पूरा टाइम ड्यूरेशन वगैरह आपको ध्यान में रखना है। आपको अपनी एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने उस समय भरा था उसकी प्रिंट आउट है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, ये सारे डॉक्यूमेंट दो दो तीन तीन सेट बना के ले जाने हैं, क्योंकि फिर भागदौड़ वापस से हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस क्या है कि अगर आपने रिट पिटीशन नहीं लगाई है तो आपको लगानी चाहिए। ऑर्डर जो है वो 30 मई से पहले पहले आपको आरपीसी में सबमिट कराने हैं। ठीक है, किससे कराओगे? तो वकील से करवाना है। इसके बारे में ज़्यादा जो कानूनी सलाह है वो आपको जो जुडिशियल लोग हैं, मतलब जो कानूनी लोग हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो मैंने बताई दी आपको, वहाँ से ऑर्डर करवाने हैं। ऑर्डर करवाने के बाद में जो है आपको आरपीसी में सबमिट कराना है। 2-3 दिन की भागादौड़ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि सेकंड पेपर में जीके जीएस के अंदर 36 और 40 वाला रूल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए। 5 पेज का ये नोटिफिकेशन है, उसमें आप तीसरे नंबर पेज पे यहाँ पर जाना। यहाँ पर क्या कह रखा है कि भैया कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर। ईच पेपर का मतलब हो गया कि आपका जीके वाला पेपर भी और हिंदी वाला पेपर भी। हिंदी और जीके के पेपर में आपको 36-36 होने चाहिए, और टोटल जो है वो दोनों को मिलाकर एग्रीगेट 40% का होना चाहिए। यस, ये नियम दोनों पेपर्स पे लागू होगा। दोनों में इंडिविजुअल आपको 36-36 जो है वो सही करने हैं, और दोनों में मिलाकर आपको कितने करने हैं, एटलीस्ट जो है वो 80 तो करने ही है। ठीक है, फिर आपको है कि एसआई का फॉर्म एडिट होने के बाद में भी वापस से एडिट हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो फिर कर दो। का मतलब ये है कि वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, अभी तक एडिट जो है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा कहा गया कि भाई करंट अफेयर कब का आएगा, 2021 वाला आएगा या फिर 2026 का आएगा। तो देखो इसका सीधा सा लॉजिक है, जब भी कोई एग्जाम कैंसिल होती है और उसके बाद में वापस से कंडक्ट करवाई जाती है, री एग्जाम होती है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी एग्जाम होगी, जैसे अभी आपकी एग्जाम डेट कब है? सितंबर 2026। तो करंट अफेयर जो है वो उसी टाइम का आएगा, मतलब जिस समय एग्जाम होगी उसी समय का आएगा। 21 वाले का अभी कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है? तो इसके लिए भी आरपीएससी ने आपको बता दिया है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। चेंज वैसे 25 वाले में भी नहीं था, केवल और केवल जो है वो 2-3 चीजें आपको देखनी थी कि न्यू, एक तो क्रिमिनल लॉ जो थे, नए कानून जो लगे थे वो देखने थे। तो वो तो आपको वैसे भी देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे? कि उस समय जो बाल और महिलाओं से संबंधित, बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो कानून थे वो आईपीसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। परंतु अब जो काम करेंगे वो फिर जो 3 नए आपके नियम है, बीएनएस है, बीएनएसएस, इनके अकॉर्डिंग काम करने वाले। तो ये चीज़ तो आपको वैसे भी देखनी है, बाकी कोई मेजर चेंज था नहीं। ठीक है, और करंट अफेयर की जहां बात आ रही है, तो करंट अफेयर हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। 2025 वाले काफ़ी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए थे, उनका शानदार परफॉर्मेंस करंट अफेयर में रहा है। तो करंट अफेयर आपको लगातार 90-90, 100-100 पेज की पीडीएफ से मिलता है, लगभग उसी के बराबर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, ऐसा है कि कैंडिडेट जो सीरियस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से हम जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पर सेशन मिलने वाले हैं। आपको कल या परसों से जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, कौन से सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट के कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं। तो आपको डेफिनेटली इस चैनल से काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। आपकी जो जर्नी है उसको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है, और पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने वाली है, सकारात्मक डायरेक्शन मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन की और नज़दीक ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको लगातार जो 1 साल तक जितने भी पेपर हुए हैं, अभी क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक महीने नोट्स मिलते हैं, आर्थिक समीक्षा है, बजट है, आपकी जो फ्लेक्सिप स्कीम्स हैं, करंट अफेयर के अंदर कोई स्कीम चल रही है, पॉलिसी चल रही है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है, और काफ़ी लिमिटेड कंटेंट रहता है, और उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मान लो या थोड़ा बहुत अनुभव। नेक्स्ट आपका है कि आरपीएससी से मैसेज नहीं है। हाँ, पिछली बार मैंने ये कहा था कि जिन भी बच्चों को उस लिस्ट में नाम था जो आरपीएससी ने जारी की है, अगर उसमें नाम है तो फिर मैसेज आएंगे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास में जो है वो मैसेज आया नहीं है। तो अगर मैसेज नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, एडिट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है फिर?
ठीक है। मैसेज वाला तो थोड़ा स्लो चल ही रहा है प्रोग्राम। नेक्स्ट है PIL लगाई थी, उसका ऑर्डर 27 को हो रहा है। तो आगे का क्या प्रोसेस है, तो आगे का मैंने बता दिया कि भैया आपके ऑर्डर लेने हैं, उनको अटेस्टेड करवाना है कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ये काम आपके मुंशी या वकील करवा के देंगे, और फिर वो आदेश लेकर आपको खुद को जो है वो RPSC के अंदर जाना है। तो मूलभूत आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह है, अप्लीकेशन फॉर्म है, आधार कार्ड है, ले जाना एक बार। ठीक है। वहां से फिर आपके जो है वो आगे की प्रोसेस RPC स्टार्ट कर देगी। आपके फॉर्म कब एडिट होंगे, इनके साथ ही होंगे या अलग से कोई टाइम विंडो दी जाएगी आप। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर के आगे 2 लगा हुआ, तो ये बढ़िया बात है, वैसे हो गया आपका एडिट। नेक्स्ट ये है कि पहले मैरिज नहीं हुई थी बट अभी हो गई, तो क्या करना है, तो मैरिज वाला तो आप चेंज कर नहीं सकते। ठीक है। और अगर होता है तो करने में क्या दिक्कत है फिर। पर अभी तक मेरा जो मतलब मेरे जो संज्ञान में है उसके अनुसार मैरिज वगैरह का जो पोर्शन है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास में ऐसे मैसेज भी आए हैं कि सर पहले जो है वो मैरिड थे, आप डाइवोर्स ही हो गए या विडो हो गए, तो उसमें फिर चेंज नहीं हो, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और मेरी जॉब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगी है, तो उसका भी डालना है। देखो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप डालते भी हो ना, तो भी कोई आपको बेनिफिट नहीं है। अगर राज्य सरकार में होते और एक जॉब से दूसरी जॉब में अगर आप स्विच करते तो उसमें तो फिर भी बेनिफिट था, आपकी सर्विस काउंट हो जाती है, आपको जो है वो DPC वगैरह के लिए आपकी सर्विस के बेनिफिट हो सकता था। अगर सैलरी अच्छी है तो फिर उस सैलरी का भी बेनिफिट मिल जाता। पर अभी जो है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हो तो उसमें कोई खास बेनिफिट नहीं है, और जॉब वाला तो मेरे हिसाब से कॉलम खुला भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि भैया SSO ID नहीं बन गई है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस समय जो है वो एकदम तैयारी कर रहे थे, और अब उनकी जॉब लग गई है, और जॉब लगते ही क्या होता है, नई SSO ID बन जाती है। उस SSO ID से अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए या तो आप ई मित्र पे संपर्क करो, या फिर आपको RPSC पे संपर्क करना चाहिए। आप क्योंकि समय कम बचा है, 2-3 दिन की छुट्टियां भी है बीच में, सैटरडे वगैरह आ जाएगा, कि आपको समय रहते RPSC में कांटेक्ट कर लेना चाहिए। पहले तो ई मित्र पे कांटेक्ट कीजिए, ई मित्र वाला कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर ही देगा, नहीं होता तो फिर RPSC के पास में जाना। ठीक है, इसमें डिले मत करो, समय कम है। नेक्स्ट आपका है बर्थ डेट में अगर मिस्टेक है तो फिर क्या करें, तो बर्थ डेट अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, डेट ऑफ बर्थ सेंड होती नहीं है। हाँ, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन का मतलब है एक बार अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, फिजिकल क्लियर हो जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, फाइनल जो दस्तावेज सत्यापन आपका होता है, उस समय पर आपको क्या है, बॉन्ड अगर देते हो तो बॉन्ड को कंसिडर कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो एक एफिडेविट अगर आप देते हो तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है। और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ देने होंगे कि आपका आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो उस एज के लिए देने होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डाउट थे। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के इस सेशन के कमेंट बॉक्स में जाना और वहां पर लिख देना। वहां पर आपको अगले लगभग आप ये मानिए कि 40 से 45 मिनट के अंदर जो भी कमेंट आएंगे उनके मैं तुरंत मैसेज वो कमेंट की जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो वहां पर फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट्सएप पे आप ये समझिए कि सीमित संसाधनों के अंदर आपके लिए काम किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट के लिए काम किया जा रहा है, तो समय की थोड़ी सी कमी रहती है। समय में आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, फिर आपको बुरा भी लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरीके से मैसेज लिख जाते हैं कि खुद को क्या समझ, और बंद कर दो, क्यों चला रखा है ये, तो मतलब हाँ समझ सकता हूँ आप परेशान हैं, पर आप मेरी भी मजबूरियाँ समझिए कि भाई अभी इतना कोई बड़ा संस्थान अपना है नहीं, इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं। मैं तो एज ए आप छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, उस हिसाब से आपके साथ में काम कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये लगा होगा कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो 3 चीज़ें आपको करनी है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एक हाइप वाला जो ऑप्शन आता है वो हाइप कर देना। ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगले 30-40 मिनट में आपके जो भी कमेंट इस वीडियो के नीचे होंगे उनका रिप्लाई देने का प्रयास मेरा रहेगा। धन्यवाद।